My name is Ashok Mazi and today my topic is this keyword in Java। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि this keyword होता क्या है और हम लोग उसको यूज क्यों करते हैं, है ना। This is a reference variable that refer to a current object। दिस जो भी हमारा कीवर्ड हम यूज करते हैं उसका टारगेट क्या होता है, जिस क्लास में एग्जिस्ट करता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिफर कर रहा होता है। जैसे कि हम आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने बनाया है दिस जो हमारा कीवर्ड है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, चाहे उसमें स्टेट और बिहेवियर दोनों ही इंक्लूडेड किए जाते हैं, उसको अलग से आप एक्सक्लूड नहीं करा सकते। यानी कि ये जो है एज ए रेफरेंस वेरिएबल की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। रेफरेंस वेरिएबल मेरे ख्याल से इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को स्टोर करते हो, लेकिन इसमें हमें अलग से ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जिस भी हम क्लास के अंदर मेंशन करते हैं बाय डिफॉल्ट ये उस क्लास का और उस पर्टिकुलर उस क्लास के ऑब्जेक्ट का डिटेल स्टोर करके अपने आप रखता है। इसको अलग से हमें स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम इसका यूज कर लेते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए इसके मेन पॉइंट और देख लेते हैं क्या क्या ये हमारा करता है, यानी कि अभी हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे कि जो हम लोग के पर्टिकुलर पूरे इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। यूज टू रिफर करंट इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर पूरा करंट इंस्टेंस वेरिएबल की तरह से एक एग्जांपल देख के हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्किंग करता होता है। मेथड्स के लिए भी हम इसको विजिट करेंगे कि मेथड के अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप देख रहे हो थर्ड पॉइंट में कंस्ट्रक्टर का काफी यूज है इसमें, और कंस्ट्रक्टर के भी साथ आप इसका इजिली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर सकते हो। तो इसको भी, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में। साथ ही साथ कई बार क्या होता है जो मेथड हम पास करते हैं विद आर्ग्यूमेंट के साथ पास करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट अगर हमें पास करना होता है तो भी आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो ये भी हम लोग पॉइंट कवर करेंगे। और एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटर्न। अगर मेथड से आप कोई चीज रिटर्न करा रहे हो तो भी आप रिटर्न करा सकते हो। हाँ, इस रिटर्न का ज्यादातर यूज हमारे इवेंट हैंडलिंग में भी यूज होता है, और रिटर्न से ज्यादा आपका जो मेथड आर्गुमेंट वाला बात करें ये इसका भी इवेंट हैंडलिंग में भी थोड़ा सा यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने दिस कीवर्ड को। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी को फिर से रिवीजन है। रिफर द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। करंट क्लास की बात की जा रही है, कोई और क्लास की नहीं बात करिए, जहाँ पे डिफाइन किया जाएगा जिस लोकेशंस में वो होगा, एग्जिस्ट करेगा, उस लोकेशन का जो क्लास होगा उसको डायरेक्टली वो रिफर कर रहा होगा। उसी के बाद ही क्या मैंने इफ देयर इज अ डाउट बिटवीन द इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर। अब यहाँ पे समझिएगा इंस्टेंस वेरिएबल आया है और पैरामीटर की बात की जा रही है। दिस कीवर्ड अनरिवल, या फिर आप ये सकते हो क्लियर द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्बिग्यूटी। जो आपका ये इश्यूज आता है कि आपने कहीं पे पैरामीटर पास किए हुए हैं, जो भी आप एग्जाम्पल में देखोगे उसकी हेल्प से भी हम समझाएंगे, उस पैरामीटर में और इंस्टेंस वेरिएबल में किस तरह का डिफरेंस है। अगर कंफ्यूजन होता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज होता है। चलिए एक चीज ये भी देखते हैं, हम मेन चीज है यूज क्यों करते हैं इसका। वी यूज द सेम नेम फॉर अ इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर इन अ रियल टाइम। ज्यादातर होता क्या है, हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हम लोगों को तो यही होता है कि रियल टाइम के नेम्स यूज करें जिससे कि हम लोग को प्रोग्रामिंग करने में इजी हो जाए। और इसी का एक सबसे ज्यादा रीजन आता है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल में भी सेम नेम के वेरिएबल्स ले लेते हैं, और सेम नेम के ही वेरिएबल्स हम पैरामीटर जब पास करते हैं उसमें भी ले लेते हैं। अब इस तरह के इश्यूज में ऑलवेज हमारा आंसर 0 के फॉर्मेट में आता है, यानी कि आपका पूरा प्रोग्राम सही होते हुए भी आपका आंसर आएगा 0 मैक्सिमम टाइम पे सारी जगह पे, जिसकी वजह से आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि डिफरेंस और क्या इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। आइए एक छोटी सी ग्लिम्स देखते हैं, छोटा सा एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस प्रोग्राम के ऊपर किस तरह से वर्किंग कर रहा हो, क्यों इसका आंसर इस तरह का आ रहा है जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। चलिए इस पैराग्राफ के कंटेंट को देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा क्या मेंशन किया जा रहा है। पैरामीटर और एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर सेम। इन्होंने कहा है पैरामीटर एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स आर के
ध्यान रखिएगा इस प्रोग्राम के रेफरेंस में एक मैटर लिखा गया है। इस प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट फी की डिटेल दी जा रही है, इस पर्टिकुलर यानी कि कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर पास किए गए हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं इनके केस में इंस्टेंस वेरिएबल और जो हमारे पैरामीटर है वो सेम आ रहे हैं। ड्यू टू द कंफ्यूजन ऑफ कंपाइलर, लोकल वेरिएबल्स बिकम और ट्रीटेड एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए जो ये पैरामीटर हम कहते हैं बार बार, आपसे अगर विजिबिलिटी है, ये जो पैरामीटर है ये यहाँ पे एज ए इंस्टेंस वेरिएबल का रोल प्ले करने लगते हैं। चलिए इसको हम आपको प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या आंसर आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे भी आपको लिखा हुआ वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड टू डिस्टिंग्विश लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे इशू ही लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का ही है जिसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्लास हमने बना रखा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम ये लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, तो हमने थोड़ा हेल्पफुल के लिए पहले से बना रखे हैं, उनको ये हम आपको डायरेक्टली देते जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने ये पीपीटी में भी मेंशन कर दिए हैं। क्लास हमने ले लिया है, स्टूडेंट नेम आपका आ गया है, इंट रोल नंबर, एक हमारे पास रोल नंबर है, इंट स्ट्रिंग नेम यानी कि दूसरा नेम वेरिएबल है और तीसरा फी है। यहाँ पे तीन हमारे पास वेरिएबल है। ये ही वेरिएबल्स हमारे कौन से ज्यादातर इंस्टेंस वेरिएबल की तरह से ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि क्लास के ग्लोबल वेरिएबल जो भी आप डिक्लेयर करते हो उनको एज ए इंस्टेंस वेरिएबल की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने इस कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, यानी कि इन वेरिएबल का स्कोप इस कंस्ट्रक्टर के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम इनको यूज यहाँ पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमने, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही नाम, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का सेम हो गया, और जो सेम होने की वजह से तीनों जगह पे हमने सेम रखा है। अभी इशू आपको पहले दिखा लेते हैं तब क्लियर होगा। और इसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट करा देते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारा तीनों वेरिएबल्स हैं और इनको दो ऑब्जेक्ट की हेल्प से, आप ध्यान दिए, एक इंटीजर है तो इंटीजर, उसके बाद अमित नेम है तो पास कर दिया और फी बता दिया कितनी ड्यू है। इसी तरह से इसके बाद इन दोनों की वैल्यूज के बेस पे हमने शो करा लिया। इस शो फंक्शन में रोल नंबर, नेम और फीस है, और ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। प्रोग्राम को अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। क्योंकि हमने दिस 1 कर दिया है तो फिर हम यहाँ पे दिस 1 कर लेते हैं, और टी हमने स्मॉल है तो टी को आप स्मॉल कर दीजिए। चलिए ट्राई करते हैं रन कराने की। हमने वहाँ पे यूज कर लिया। चलिए यहाँ पे आ भी गया जावा 1 हमारा क्लास नेम है, रन करा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, अगर ये देखिए हमने जो भी यूज किया था हमारे आउटपुट में आया है आंसर 0, जबकि अगर हम नोटपैड पे अगर निगाह रखेंगे तो नोटपैड में हमारे आंसर में क्या आना चाहिए था, 17 अमित और उसकी वैल्यू यानी कि 5000। दूसरे में राम के केस में आएगा 18 राम और 8000। नेचुरल सी बात है ये आनी चाहिए, क्योंकि हम क्या चीज प्रिंट की है, रोल नंबर प्रिंट किया है, नेम प्रिंट किया, फिर प्रिंट किया है, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 000। दोनों सारी जगहों पे 0 आ रहा है। उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम होने की वजह से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, और कंपाइलर कंफ्यूज होने की वजह से वो क्या करता है, इस लोकल, यहाँ के जो लोकल वेरिएबल है उनको ही यहाँ का वेरिएबल ट्रीट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर वाले ये वाले इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज असाइन ही नहीं होती। और जब हम शो फंक्शन कॉल करते हैं तो ये, क्योंकि इन वेरिएबल्स में वैल्यू गई नहीं तो शो में प्रिंट कैसे कराएगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज आएगी हमारी 0 0। अब इसके लिए हम क्या करते हैं,
दिस डॉट लगा देते हैं तो बताएगा कि इस क्लास के रोल नंबर यानी कि इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यूज स्टोर करनी है। दिस कीवर्ड क्या हेल्प करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा यूजर को, कंपाइलर को सॉरी, कि आपको रोल नंबर जो ये वाला वेरिएबल है वो इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है और ये वाला वेरिएबल और हमारे जो पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल है उसका वेरिएबल है। ठीक है, अगर क्लियर हो रहा हो तो अब इसको अगर हम सेव करके रन कराएंगे तो ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल की इश्यूज थी, प्रॉब्लम्स थी, क्या वो इस तरह के से सॉल्व हो पाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास दोनों थे, ये पुराना वाला था जिसमें 000 आंसर आ रहा था और नए वाले में ये देखिए 17, 18 और 5000 आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये जो हमारा पास वेरिएबल्स हैं ये हमारे वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल हैं और लोकल वेरिएबल्स ये जो हमारा था r_no उसकी वैल्यूज आके इसके अंदर स्टोर कर दी गई। वही चीज यहाँ पे भी मेंशन किया जा रहा है। तो दोनों में हमने कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है और लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, और ये हमेशा कंफ्यूजन इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स की इश्यूज की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज और जो हमने मेंशन करके रखी है, इफ द लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिफरेंट देयर इज नो नीड टू यूज दिस कीवर्ड। अगर आपके पास, अगर हमने कहा कि यहाँ पे हमने दिस हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी दिस हटा, सारी जगह से दिस हटा देते हैं, पहले ऐसा प्रोग्राम हो गया। अब हमने कहा कि इनमें सिर्फ हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि ये हमारे, क्योंकि हमने एक एक वैल्यूज इसमें सब में बढ़ा देते हैं 1 1 1। अब ये जो हमारे हैं सारे वेरिएबल्स यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके नेम r_number1 अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल से डिफर कर गए और डिफर होने की वजह से ये इजीली प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स थे, इनकी आए, इनकी वैल्यूज r_no1 की वैल्यू यानी कि रोल नंबर 1 की वैल्यूज आ जाएगी रोल नंबर के अंदर, नेम की वैल्यूज नेम की, यहाँ नेम 1 की वैल्यूज नेम में स्टोर कर जाएगी, p1 की वैल्यूज काटेंगे p के अंदर स्टोर कर जाएगी। यानी कि जो आपने इस लोकल वेरिएबल की हेल्प से यहाँ से तीनों वैल्यूज सेंड की थी वो तीनों वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए। अगर हम इसको अब हम सेव करके रन कराएंगे तो हमारा भी कुछ आंसर सेम एग्जैक्टली वैसे ही आना चाहिए जहाँ पे हम जैसा हमने यूज किया था अपने पर्टिकुलर दिस कीवर्ड की हेल्प से। सी फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ का भी आउटपुट सेम एज इट इज आया जैसे हमारे दिस की हेल्प से आया था। अब हम फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि हम दिस का यूज क्यों करते हैं। अभी इससे पहले भी आपने देखा कि हम लोग दिस का स्पेशली रूप से यूज क्यों कर रहे थे। जब भी हमें इस तरह का यूज होता है कि रियल वर्ल्ड की एंटिटी की तरह से हम कंटेंट को यूज करें, यानी कि नेम भी हमारे सारे रियल वर्ल्ड की तरह से ट्रीट किए जा रहे होंगे। रोल नंबर है तो हमने रोल नंबर यूज किया है, मैंने तो वहाँ पे शॉर्ट में यूज कर लिया, लेकिन अगर हो सकता है कई बार सारे लोग एक ही नाम ले यूज कर लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल में भी और जहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है वहाँ पे भी। ऐसे केस की सिनेरियो में ऑलवेज हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसमें अपने जो ओरिजिनल दिस कीवर्ड है उसका यूज करें। बिना उसके आप यूज करोगे तो इस तरह के इश्यूज ऑलवेज जनरेट करेंगे। चलिए इसी के आगे हम आपको शायद समझ में आया होगा कि ये जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो है मेथड्स के बेस में भी जिसका किस तरह से यूज होता है। मेथड में भी बहुत अच्छा सा यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली हम मेथड को जब हमें कॉल करना होता है तो हम इजीली दिस कीवर्ड की हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं भी इम्प्लीमेंट करते हो तो भी ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपाइलर है वो स्टार्टिंग इनिशियल फेज में दिस कीवर्ड का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से हमें कोई इश्यूज नहीं होती और डायरेक्टली हमारा क्लास का मेथड कॉल हो जाता है। इसका कुछ पॉइंट तो आपने मेरे इससे पहले वाले जो वीडियोस हमने कंस्ट्रक्टर वो राइडिंग दिखाया था और मेंशन किया था, उसमें भी आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो इसमें भी हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को भी हम एक बार फटाफट रन करा के देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने क्लास x लिया है, void z नाम का एक फंक्शन ले लिया है और उसमें SOP प्रिंट करा दिया गया है क्लास x हैज z फंक्शन। ठीक, इसमें और कुछ नहीं किया, क्लास को क्लोज कर दिया गया और हमने एक्सटेंड कर लिया है x, यानी कि x की z की वैल्यू ऑलरेडी हमारे इस a वाले क्लास के अंदर एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एक्सटेंड कर लिया, सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड हो गई। अब सेम हमने इसमें यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, z का यूज किया है। void z हमारे पहले वाले पेरेंट क्लास में भी था और ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर भी void z एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें हमने क्योंकि a हमारा क्लास है इसलिए हमने यहाँ पे a क्लास का z फंक्शन बता दिया गया है। इसी में ही आगे ध्यान से देखिए तो हमने एक और फंक्शन बना लिया है f1 नाम का और उसमें भी उसको हमने मेंशन कर दिया गया है। अब जो वहां पे बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि चाहे आप डायरेक्टली z को कॉल कर लो दूसरे फंक्शन से या फिर दिस डॉट z लगा लो, सेम और इक्विवेलेंट है। रीजन क्या है, अगर आप खाली z भी लिखते हो तब भी कंपाइलर अपने आप से ऐड कर देता है दिस कीवर्ड को, यानी कि वो ट्रीट कराएगा सेम एज इट इज दिस डॉट z। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे दोनों ही तरह किसी भी तरह से इसका यूज कीजिए और आप आंसर आपको सेम ही मिलेगा। चलिए सेव करा के इसका हम रन कराते हैं, फिर दोनों तरह से रन करके फटाफट देख लेंगे। हाँ फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं रहा था, दिस कीवर्ड कैपिटल में नहीं स्मॉल में रखेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, तो वापस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लास A हैज f फंक्शन, क्योंकि f में आया था उसने बाद इसके बाद A हैज अ z फंक्शन। दोनों को ही यहाँ पे आप क्लियर देखिए, यहाँ पे दोनों ही हमारे चाइल्ड क्लास के मेथड एक्सिक्यूट हुए हैं इंस्टेड ऑफ हमारे बेस क्लास के मेथड की बात की जा रही है। तो जो हमारा बेस क्लास का मेथड था उसको किसी ने टच भी नहीं किया है और डायरेक्टली हमने कॉल कर लिया है। अब चाहे हम इस तरह से मेंशन कर दें और या फिर हम इस फंक्शन को यहाँ से पूरा हटा के दिस डॉट z यूज करेंगे तो दोनों ही इक्विवेलेंट है, अलग से इसकी कोई मीनिंग अलग से ट्रीट नहीं की जाएगी और आंसर हमारा सेम ही आएगा। सॉरी, सेमीकोलन नहीं लगा है, सेमीकोलन। आंसर हमारा सेम आना है, दोनों ही एक क्लास के मेथड कॉल हो रहा है। तो ये आपको छोटा सा इसका एग्जाम्पल समझ में आया, वो दिस की हेल्प से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और इजीली आपका प्रिंट सारे फंक्शंस कर सकते हैं, इसको अलग से यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। हाँ, इसमें दिस मेथड के अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिस का यूज बहुत मिनिमाइज है, क्योंकि अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो, नहीं लिखते हो तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसको एड अप कर देता है हमारे मेथड के साथ, तो कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो अगर लिखेंगे तो हमारा एक छोटा सा कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड ही हो रहा होगा। चलिए इसी चीज को हम देखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर भी दिस के साथ कैसे यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन इन्वोक द करंट, देखिए ध्यान दिया, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। हर जगह पे जहाँ पे कीवर्ड आपका दिस यूज होगा तो वो क्या है, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, करंट क्लास के मेथड की बात की जाएगी और करंट इंस्टेंस वेरिएबल की बात की जाएगी। तो जिस क्लास में दिस का यूज किया जाएगा वहां की बात की जा रही होगी। तो ये करंट क्लास कंस्ट्रक्टर की बात की जा रही है, को कॉल करेगा। इट इज यूज टू यूज अगेन द कंस्ट्रक्टर, यानी कि आप कई बार कंस्ट्रक्टर का जहां जहां जितनी बार आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे उतनी बार आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। सेम इसी में ही एक और एडवांटेजेस भी मिल जाता है। इसी का फायदा क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर, दूसरे कंस्ट्रक्टर से तीसरे कंस्ट्रक्टर, इस तरह से लगातार आप n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर को कॉल भी इजिली कर सकते हो, यानी कि आप नंबर ऑफ टाइम तो यूज ही कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर की चेनिंग बना के उनको भी कॉल कर सकते हो और एक दूसरे से पैरामीटर भी ट्रांसफर करना चाहोगे तो आप वो भी कर सकते हो। बस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है, कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो भी आपके दिस कीवर्ड अगर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपका हर कंडीशन पे पहला स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट करेंगे तो एरर आएगी, सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सुपर कीवर्ड की हेल्प से बता रहे कि आप सुपर कीवर्ड देखते होता है, अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज हो रहा है तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट होगा,
सेकंड स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सेम वैसे ही यहाँ पे भी दिस की वर्ड अगर कंस्ट्रक्टर में आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट होगा, सेकंड स्टेटमेंट आप इसको नहीं बना सकते हो। तो चलिए फटाफट देखते हैं दिस कीवर्ड को क्यों हम और किस तरह से आप पास कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास प्रोग्राम है, कॉपी कर लेते हैं, फटाफट वहां पे रन हो जाएगा। इस बार प्रीवियस वाले से हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टी स्मॉल था और हम बार बार क्या कर रहे थे, टी को हम कैपिटल बना दे रहे थे। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास एक्स और वैल्यू आई है 10। देखते हैं क्या हो रहा है। यानी कि हमारे पास है एक क्लास एक्स है, इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर और दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, और इनकी दोनों की वैल्यूज में हमने क्या मेंशन किया है, ये दिख रहा होगा, एसओपी में लिख दिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास एक्स। इसके बाद इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें आ गया है वाई वाले में, अगर आप देख रहे हो कि हमें पैरामीटर वाई पास किया गया है। दिस को कॉल कर ले, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो आप डायरेक्ट सबसे पहली लाइन क्या होगी, अगर आपको यूज भी करना है दिस, आप दूसरी लाइन नहीं कर सकते। मैं उसका भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। यहाँ पे आप दिस का यूज करोगे सबसे पहले अगर आपको कॉल करना है अपने डिफॉल्ट वाले को, और पैरामीटर में कोई वैल्यू पास नहीं करोगे क्योंकि सेम इसमें भी कोई वैल्यू पास नहीं की गई है। तो ये डिफॉल्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और कॉल करने के बाद वापस आने का माने कि सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि आप इस कंस्ट्रक्टर में आए और उससे पहले हमें ये दिस मिल गया। दिस करने मतलब यहाँ से सीधे जंप करके आप एक्स वाले पे जाओगे जो विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। इसकी वैल्यूज इसमें जो भी किया जा रहा है उसको आप प्रिंट करोगे या वर्क कराओगे, वापस आओगे और उसके बाद इस लाइन पे वर्क करेंगे, यानी कि y की वैल्यू बाद में प्रिंट होगी। और y में हमने किया क्या गया है, x की सिर्फ एक ही वैल्यू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसमें 10 वैल्यू असाइन कर दिए। कंस्ट्रक्टर में तो हमें इतना ही चाहिए कि हमारी 10 वैल्यू पास की गई है, वो इस वाले यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो वैल्यूज ऊपर मूव कर जाएगी। तो जो हमारा ये आंसर आया था एक्चुअली सेम वही काम कर रहा है कि पहले वाला हमारा कंस्ट्रक्टर ये वाला जो था इसकी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, सेकेंड टाइम y की वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो कि 10 एग्जिस्ट करती है ना, y की वैल्यू आ रही है जो कि 10 एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसी को रिवर्स करना चाहें तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल है कि हम दिस को अपने टॉप वाले में इसमें मेंशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दिस को डिफॉल्ट से कॉल करना चाहते हैं तो ये भी काम आप इजीली इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ हमारा दिस जो है स्टॉप कर दिया गया है, और रिमेनिंग हमारा जो है दिस में हमने 88 पास कर दिया, यानी कि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल करने जा रहे हैं यहाँ से, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर यानी कि विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नो आर्ग्यूमेंट वाला। और जैसे ही नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉल होगा उसमें हमने 88 पहले की यूज कर लिया गया है। 88 यूज होने की वजह से ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इस वाले कंटेंट को कॉल कर देगा, है ना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आने के बाद ये एसओपी यानी कि y की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। y की वैल्यू में क्या है 88, तो 88 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद डिफॉल्ट की बात आएगी, यानी कि सेकेंड टाइम पे इसके बाद हमारा डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स सेम चीज हुई है कि हमने जब यहाँ पे बात की कि अपना 88, तो 88 वाली वैल्यूज हमारी पहले आ गई यहाँ पे, और सेकेंड टाइम में हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे जो 88 आया था क्योंकि हमने पहले सबसे फर्स्ट लाइन में इसको कॉल किया गया है। अब इसका एक और आपको जो बताया जा रहा है उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ से कहा था कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और हम इसको सेकेंड लाइन में यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इसको सेकेंड लाइन में लेके जाते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं और सेकेंड लाइन वाले दिस कीवर्ड को यूज करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जितनी भी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं रन करना चाहिए, क्योंकि हर कंडीशन पे कह रहा है कि सेकेंड लाइन नहीं रन करेगी। ये देखिए, दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर।
यानी कि आप इसको अगर कंस्ट्रक्टर में यूज कर रहे हैं तो फिर आप सेकेंड लाइन में मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन होती है। कंस्ट्रक्टर की बात कही है, मेथड्स की हमने बात नहीं कही है, क्योंकि अक्सर कई बार हम लोग मेथड्स का यूज करते हैं और वहाँ पे इसका वेरिएशंस आ जाते हैं। चलिए मेथड्स में ही हम बात करते हैं, तो मेथड्स के इसके कुछ और वेरिएशंस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार मेथड्स में ये काफी वेरिएशन के साथ भी यूज होता है, स्पेशली रूप से इवेंट हैंडलिंग जो हम आपसे बात कर रहे थे उसमें। मेथड कैन पास दिस कीवर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन इवेंट हैंडलिंग। ज्यादातर अगर हम मेथड का यूज करते हैं दिस कीवर्ड का, तो ये इवेंट हैंडलिंग में यूज होता है। हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है क्योंकि अभी ये बेसिक है कंटेंट, तो आपको इवेंट हैंडलिंग का इसका आइडिया ना हो। तो इवेंट हैंडलिंग में हमारे ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट को सेंड किया था, स्टोर करके फिर उन पे वर्किंग करते हैं। तो उसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से डीप में। शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या, कर कैसे रहा है मेथड के साथ भी। देयर आर सेवरल कंडीशन वेयर वी हैव टू प्रोवाइड रेफरेंसेस ऑफ अ क्लास टू अनदर वन। एक क्लास से दूसरे क्लास के रेफरेंसेस को हमें मैनेज करना पड़ता है। किसमें? हम इवेंट हैंडलिंग में दो क्लासेस के रेफरेंसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रीयूज वन ऑब्जेक्ट इन मेनी मेथड्स। एक ऑब्जेक्ट को हम कई सारे मेथड्स में यूज कर सकते हैं। चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि थ्योरी तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, तो हो सकता है अजम्पशन मान के चलते हैं कि आप लोगों को भी उतना बढ़िया शायद ना समझ में आ रहा हो। यहाँ पे हमने लिया है क्लास एक्स इंट जेड पब्लिक। अगर f1 नाम का एक फंक्शन ले लिया जिसके अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, अगर देखिए ये है क्लास एक्स और क्लास एक्स के बाद हमने पास किया, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एज ए पैरामीटर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि ऐसा काम हम अक्सर कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी करते हैं जब हम रिसीव कर रहे होते हैं। एसओपी यानी कि प्रिंट करा दिया है हमने, क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास एक्स और ओबी डॉट जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए ओबी आया था, ओबी की हेल्प से हमने जेड की वैल्यू, यानी कि अगर क्लास इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा क्लास की डिटेल होगी तब ही इस जेड की वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं तो फिर इस जेड की वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती। दूसरे मेथड्स में आते हैं, पब्लिक वाइड m1 लिया हुआ है, एक int टाइप का पैरामीटर है, ये नॉर्मल इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का, या फिर आप ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड है रेफरेंस वेरिएबल क्लास का है, जिसके अंदर आप रेफरेंस पूरा स्टोर करोगे। तो m1 में क्या किया जा रहा है, y की वैल्यू हमने स्टोर कर दी है z के अंदर, y की वैल्यू हमने स्टोर कर दी है z के अंदर, और फंक्शन यानी कि f1 को हमने f1 के अंदर दिस कीवर्ड पास कर दिया है, यानी कि फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा रेफरेंस हमने पास कर दिया। किसका रेफरेंस पास कर दिया, x जो हमारा क्लास एग्जिस्ट करता है उसका रेफरेंस हमने फंक्शन के अंदर पास कर दिया है। फंक्शन के अंदर पास होने का क्या एडवांटेज क्या मिलेगा, जो भी वैल्यूज y की हमने z में असाइन की थी बाय डिफॉल्ट ऊपर मूव करके जाएगी ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हम ये प्रिंट करा रहे हैं z के अंदर, z में भी सेम वही वैल्यूज एग्जिस्ट करने लगेगी और उसके बेस पे आउटपुट आ रहा होगा। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं, क्योंकि नीचे में हमने कुछ और नहीं किया है। x यानी कि जो हमारा ऊपर वाला क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और ऑब्जेक्ट डॉट m1 को हमने कॉल कर लिया, क्योंकि y एक पैरामीटर पास किया गया तो इसलिए 7 वैल्यूज पास कर दी गई है। तो इसको हम सेव करते हैं और फिर रन कराते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्टर ऑफ x हैज 7, यानी कि कंस्ट्रक्टर ऑफ x जो है हैज 7। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आई, 7। अगर हम इसके बाद इस डबल कोट्स को ओपन कर दें, जिसको हमने क्लोज करके रखा है, और सेव करके फिर से रन कराएंगे, तो भी हमारी वैल्यूज दोनों जगह पे कुछ सेम जैसी ही दिखनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर की आप क्लियर कट विजिबिलिटी में देख सकते हैं, दोनों जगह पे यहाँ पे 7 एग्जिस्ट की है वैल्यूज, है ना। उसका भी सिर्फ इतना ही रीजन है क्योंकि हमारे पास दोनों हमने x
जो हमारे 7 वैल्यू पास की थी वो y में आई, y की वैल्यू हमने z में स्टोर की, यानी कि हमारे पास z में स्टोर होने का मतलब है कि हमारी y की वैल्यू y तो है ही है, z यानी कि इस लोकल वेरिएबल में असाइन कर दी गई थी वैल्यू, जो हमारा डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है वैल्यू, यानी कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल में। इसके बाद हमने क्या किया कि दिस को कॉल कर दिया फंक्शन की तरह से, मतलब पूरा का पूरा रेफरेंस हमने मेथड्स में पास कर दिया गया है, और इस ऑब्जेक्ट के पास इस क्लास की पूरी डिटेलें एग्जिस्ट करने लगी। तो ऑब्जेक्ट डॉट जहां z लिखा है ऑटोमेटिकली 7 की वैल्यूज प्रिंट कर दी उसने। तो शायद अब आपको ये वाली कंटेंट समझ में आए होंगे क्या है, कहाँ क्या यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है। हाँ, इसका यूज ज्यादातर हम लोग इस तरह का काम जो है मैक्सिमम टाइम पे इवेंट हैंडलिंग में करते हैं, नॉर्मली वर्क में हम लोग के नहीं हो रहा होता इस तरह का काम। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा एक और 2-3 पॉइंट और रह जाते हैं इसमें। पासिंग आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, आप कंस्ट्रक्टर में भी वैसे तो आप प्रीवियस में भी देख चुके हो, इजिली यहाँ पे भी आप आर्ग्यूमेंट पास करने की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो वहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ था इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लार्ज कर दिया गया है, इसको कुछ और नहीं करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा हो, क्यों पासिंग आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है एज ए कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में उसमें खाली पैरामीटर ही नहीं, यहाँ पे हम पूरा का पूरा जैसे कि अभी आपने देखा दिस कीवर्ड की बात की जा रही थी जो मेथड में पास किया गया था, वही दिस कीवर्ड क्या हम अपने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी पास कर सकते हैं, तो या फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस समय क्या पास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्लास B बनाया गया है, इसमें हमने A का ओबीजे, अब A क्या है पहले ये भी समझ लीजिए, नीचे एक और क्लास डिफाइन किया है A, यहाँ पे इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं किए, दोनों सेपरेट क्लासेस हैं, और A का हमने रेफरेंस वेरिएबल ऊपर B में डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमने A का ही ऑब्जेक्ट हमने B के अंदर एज ए पैरामीटर पास किया है, यानी कि कोई रेफरेंस आएगा किसी न किसी क्लास का, वो स्टोर इस ओबीजे में कर लिया जाएगा। वो रेफरेंस होना किसका चाहिए, वो रेफरेंस हमारे ए का होना चाहिए, क्योंकि हमने ए टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। अब इसके बाद हमने क्या कहा, दिस डॉट ओबीजे, यानी कि अब बी क्लास में तो हमने यही ओबीजे डिक्लेयर किया है ए का, तो दिस डॉट ओबीजे इज इक्वल टू ओबीजे, जो भी इस ओबीजे में आएगा वो इस वाले ओबीजे में असाइन कर दिया जाएगा वैल्यूज को, है ना। अब इसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया और ओबीजी को हमने प्रिंट करा दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या किया जा रहा है, इसी में क्लास में आ गए, ए का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ए का कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, और साथ ही साथ उसके अंदर रेफरेंस पूरा का पूरा पास कर दिया है ए ऑब्जेक्ट का। ए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा इसके अंदर स्टोर कर देगा, फिर फर्दर आगे वर्किंग की जा रही होगी। और नेक्स्ट में हमने क्या किया है, बी डॉट डिस्प्ले कर दिया गया है। इसके बाद जो मेन क्लास हमारा ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि दिस डॉट वन में, और दिस वाले फंक्शन में हमने क्या किया गया है, ए का एक हमने नॉर्मल, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके छोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। सेव करके रन कराते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आंसर हमारा 1 to 1, यानी कि हमारे पास आंसर क्यों है 1 to 1 में एग्जिस्ट करता है, ये डेटा हमारे पास क्या अवेलेबल था 1 to 1, और दिस की वजह से ये डेटा हमारे पास मूव करके अपर साइड में गया है, और यहाँ पे भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया गया है, और यहाँ पे जैसे ही ओबीजे डॉट डेटा हमने प्रिंट कराया है तो हमारा आंसर भी सेम एग्जिस्ट करने लगा है। हाँ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ए का डेटा सेंड कर रहे हो और बी का हो सकता है कि स्ट्रक्चर अलग हो ए से, तो आपको ऊपर साइड में भी यहाँ पे ए का ही वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप इस वाले जो रेफरेंस वेरिएबल को आपने यूज किया है यहाँ पे असाइन करके तभी आप यूज कर पाओगे, नहीं तो फिर एरर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया रिटर्न स्टेटमेंट। आप इजिली रिटर्न का भी यूज कर सकते हो अपने स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गेट मेथड से हमने एक रिटर्न का
यूज किया है। तो फटाफट आइए हम देखते हैं रिटर्न का कैसे यूज करते हैं। यानी कि रिटर्न आप चाहते हो कि आपने दिस कीवर्ड का हेल्प का यूज करते हुए उसमें से भी आप कुछ कंटेंट को रिटर्न करा दो, यानी कि दिस के सारे कंटेंट को आप रिटर्न करा सकते हो। तो आप यहाँ से इजीली इसका यूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखते हैं क्लास ए लिया गया है। ए क्लास का हमने एक गेट ए नाम का फंक्शन बना लिया। रिटर्न क्या कर रहा है, वो ए टाइप की फंक्शनलिटी को रिटर्न कर रहा है, यानी कि पूरे पूरे क्लास को रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न दिस करा दिया है, क्योंकि दिस इसलिए रिटर्न कराया है, हमारा रिटर्न टाइप क्या है, क्लास का टाइप। क्लास का टाइप होने की वजह से हमें पूरे के पूरे क्लास की इंफॉर्मेशन रिटर्न करा रहे हैं हम। और हमने यहाँ पे कुछ और नहीं किया है, सिर्फ एसओपी यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिया है ए के अंदर। इसकी जो भी आपने कंटेंट रिटर्न कराए हैं वो प्रिंट करा दो। एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, इस ए की जो भी आईडी होगी इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो जनरेट हो रही होगी, सब ऑब्जेक्ट, अगर आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उनकी आईडी अलग अलग जनरेट होगी। तो जो भी आईडी जनरेट हो रही होगी वो प्रिंट कराने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट होकर आगे जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसी एग्जाम्पल को हम और अच्छे से समझेंगे जो हमारे पास इसी के आगे के नेक्स्ट वाले कंटेंट में है। ये भी हमें समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल, और उसके नेक्स्ट वाला भी, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल की भी कंटेंट हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो उसी एग्जाम्पल का ही ये इम्प्रूवमेंट पार्ट है। इसको हम देख लेते हैं तो हमें बहुत कुछ चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो, यानी कि पूरा का पूरा रेफरेंस आया है उस पर्टिकुलर जो भी आपने रेफरेंस यानी कि ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहे हैं उसकी आईडी क्या है, उसको यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया था। तो इसी का ही काम को हम और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमने एक और छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें और बेटर फॉर्मेट में कोडिंग की है। अब यहाँ पे देखिए क्लास ए है जो पहले भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे भी हमने सेम गेट ए मेथड लिया है और रिटर्न भी करा रहे हैं हम यहाँ से दिस। साथ ही साथ यहाँ पे भी हमने दिस की वैल्यूज को प्रिंट कराया है ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। इसी के बाद जब हम अपने मेन में आते हैं तो हमने ए का यानी कि इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट डॉट गेट ए को कॉल किया, यानी कि इस ए को कॉल किया है और ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा दिया है। ये काम आप लोगों ने बहुत कम किया होगा। मेथड को भी प्रिंट कराया है, यानी कि इस मेथड की आईडी आएगी, इस ऑब्जेक्ट की आईडी आएगी और साथ ही साथ इस दिस की भी आईडी डिस्प्ले करेगा। और क्योंकि जो प्रोग्राम है इसमें इन तीनों की आईडी डिस्प्ले हो रही है और इन तीनों की आईडी सेम होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की आईडी सेम इसलिए होनी चाहिए कि तीनों के तीनों एक ही क्लास को और एक ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग करें। यहाँ से ध्यान से, इसीलिए मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। ये देखिए इन तीनों की आईडी एग्जैक्टली सेम है, जैसा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पे जो हम आईडी की बात कर रहे हैं, अगर फिर से इस प्रोग्राम को ध्यान से देखते हैं, इस एज नाम का जो क्लास बनाया है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट मेथड को कॉल किया है, यानी कि गेट मेथड कॉल होने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट मेथड कॉल हुआ है तो ऑब्जेक्ट का ही तो एड्रेस ले रहा है, उसके बाद ही गेट मेथड तक पहुंचा। और गेट मेथड कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो बाहर उससे भी नहीं निकल पाया। फिर वापस जब गेट मेथड में गया तो दिस कीवर्ड मिला। दिस कीवर्ड किसका के लिए मिला, इस ए के लिए। ऑटोमेटिकली इस गेट मेथड प्लस ए के लिए अवेलेबिलिटी में मिला, तो फिर से सेम आईडी जनरेट होगी, अलग आईडी नहीं। और क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया किसका था, ए का, वो भी हमारा सेम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट, और जो प्रिंट कराएंगे तो फिर हमारे पास इसकी भी आईडी सेम होगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर हमने इसी के लिए ये देखते हैं थोड़ा सा अलग पैटर्न पे हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। एक ही लाइन में यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है न्यू ए डॉट गेट ए, यानी कि जो रिटर्न आप पूरा कराए थे इसको डायरेक्टली आप इस तरह से भी इसी चीज को जो आपने यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, सेम इस लाइन को इस तरह से भी आप राइट डाउन कर सकते हो और डायरेक्टली कॉल करोगे तो दो बार ये फिर से कॉल होगा। एक तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कराएगा, कॉल एक ही बार होगा, प्रिंट दो बार वैल्यू कराएगा, क्योंकि यहाँ वाली जो एसओपी की लाइन है इसमें एक आईडी प्रिंट होगी और इसमें भी एक आईडी प्रिंट होगी जो इस न्यू वाले ऑब्जेक्ट के लिए होगी, और ये दोनों आईडी डिफरेंट होंगी। क्योंकि ये डिफरेंट क्यों होगी, इसका भी एक रीजन है। अगर हम डिफरेंट नहीं इसलिए होगी
क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम लार्ज कर देते हैं। यहाँ पे इन दोनों की आईडी देखिए, ये और इन तीनों की आईडी सेम है। रीजन सिर्फ इतना था कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की वजह से दो अलग अलग लोकेशन पे ऑब्जेक्ट गए, और जैसे ही दो अलग अलग लोकेशन पे ऑब्जेक्ट गए, उनकी आईडी भी सेपरेट बनेगी, एक नहीं बन सकती। तो यहाँ पे ये इंस्टेंस वेरिएबल्स का पूरा यूज फंक्शनैलिटी दिख रही है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बजाना ना भूलिए। थैंक यू।